राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करते हुए इनके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। अथवा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के कार्यों का विवेचन कीजिए। अथवा दबाव समूह की परिभाषा दीजिए तथा राजनीतिक दल से उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। आज की राजनीतिक प्रणालियों में दबाव समूहों का क्या महत्व है? अथवा 20 राजनीतिक दल तथा दबाव समूह के बीच अंतर कीजिए। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर राजनीतिक दल आधुनिक और आधुनिकीकरण उन्मुखी राजनीतिक व्यवस्थाओं की संतति है। ये राजनीतिक आधुनिकता की संतान व उत्प्रेरक दोनों ही है। ये जन राजनीति का संगठनात्मक उपकरण होने के कारण लोकतांत्रिक या प्रतियोगी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अलावा अन्य सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी उत्पन्न होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः राजनीतिक दलों की उत्पत्ति की परिस्थितियां हर राजनीतिक समाज में कम या अधिक मात्रा में विद्यमान रहती हैं। राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति की जीवन डोर लाइफलाइन बन गए हैं। राजनीतिक दल आधुनिक राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी दोनों ही राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल मौजूद दिख पड़ते हैं। साधारण अर्थ में राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें विचारधारा की एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार शासन कार्य करना होता है। परिभाषाएं। बक के अनुसार राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य हितों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। रेने तथा केंडल ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन पार्टी सिस्टम में राजनीतिक दल की कार्यात्मक परिभाषा देते हुए लिखा है कि राजनीतिक दल संगठित स्वायत्त समूह हैं जो सरकार की नीतियों एवं कर्मचारियों पर अंततः नियंत्रण प्राप्त करने की आशा में चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। मुनरो के शब्दों में जनतंत्रात्मक शासन दलीय प्रशासन का दूसरा नाम है। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो। ला पालोम्ब्रा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स विद इन नेशंस में बताया है कि राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है जिसका स्वचेतन व प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर पहुंचाना व उन पर नियंत्रण बनाए रखना है जो अकेले या किसी से मिलकर शासनतंत्र पर नियंत्रण रखेंगे। गिलक्राइस्ट के अनुसार एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक संगठित समूह होता है जिनके राजनीतिक विचार हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करता है। राजनीतिक दलों की विशेषताएं। एक राजनीतिक दलों की पहली विशेषता दल के सदस्य संगठित हो है। दो संगठन के साथ साथ राजनीतिक दलों में स्थिरता होनी चाहिए। तीन राजनीतिक दलों का अपना विधान उद्देश्य व कार्यक्रम होता है। चार प्रत्येक राजनीतिक दल की एक निश्चित विचारधारा होती है तथा इसे सक्रिय रूप होने के लिए उसी के अनुरूप ही एक कार्यक्रम भी होता है। 5 राजनीतिक दल तब तक चल सकते हैं जब तक उसके सामान्य सदस्यों व अनुगामियों को कोई विशेष लाभ प्राप्त न हो। इनके लिए दल का नेता उन्हें सेवाएं प्रदान करता। 6 सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में ये अपने दल के उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और जीतने का प्रयत्न करते हैं। 7 सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद इनके लिए राष्ट्रीय व सार्वजनिक हित सर्वोपरि बन जाता। 8 दल के सदस्यों में विचार की समानता व मौलिक सिद्धांतों पर सहमति होती है। राजनीतिक दलों के कार्य भूमिका। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनेक प्रकार से सक्रिय रहते हैं। दल की संरचना, अन्य दलों की विद्यमानता तथा राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के द्वारा दल के कार्यों व भूमिका का नियमन होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका का मूल्यांकन निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से निम्न रूपों में समझा जा सकता है। 1. मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में दल की भूमिका। राजनीतिक दल मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस रूप में दल सरकारी तंत्र तथा राजनीतिक समाज के बीच में आदान प्रदान की कड़ी का काम करता है। ये समाज और सरकार को जोड़ता है। मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में दल की भूमिका के 2 पहलू होते हैं। एक, जब वह सत्तारूढ़ हो तब इसकी भूमिका में उस अवस्था की भूमिका से थोड़ा अंतर आ जाता है। 2, जब ये सत्ता से बाहर होता है पर यह अंतर मात्रात्मक ही होता है, प्रकारात्मक नहीं हो सकता। मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में दल की 4 सामान्य भूमिकाएं हैं। 1, दल सरकार की नीतियों की व्याख्या करता है। 2, दल सरकार के कार्यों के बारे में जनता को समझाता है। 3, मांगों का निरूपण, अभिव्यक्ति व पूर्ति भी दल के माध्यम से होती है। 4, सत्ता में आने व सत्ता में बने रहने के लिए जनमत का निर्णय। दलों की मध्यवर्ती परिवर्त्य के रूप में भूमिका सर्वत्र सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है।
2. आश्रित परिवर्त्य के रूप में दल की भूमिका। राजनीतिक दल शून्य में कार्य नहीं करते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। इनका कार्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में ही संचालित होता है। अतः अपने चारों तरफ के वातावरण से दल न केवल प्रभावित होते हैं, वरन उससे उनकी गतिविधियां बहुत कुछ सीमित व नियमित भी होती हैं। आश्रित परिवर्त्य के रूप में हर राजनीतिक दल निम्नलिखित भूमिका निभाता है। 1. राजनीतिक समाज की संरचना व समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान को प्रभावित करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ना, सरल करना और स्थिर बनाना। 2. समाज की संरचनाओं व उपव्यवस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। 3. पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालते हुए समान की संपूर्ण समूह व्यवस्था के अनुकूलन में योग देना। इस रूप में दल अपने कार्यों व भूमिका में आश्रित रहता है। वह हर स्तर पर नियमित व प्रतिबंधित रहकर ही सक्रिय होता है। 3. स्वतंत्र परिवर्त्य के रूप में दल की भूमिका। राजनीतिक दलों को अत्यधिक एकीकृत उपसंस्कृति के रूप में भी देखा जा सकता है। इस रूप में दल संपूर्ण समाज का नियामक बन जाता है। द्विदलीय व बहुदलीय प्रणालियों में दलों का प्रभाव व भूमिका कई शक्तियों व खिंचावों से सीमित रहती है, किंतु एकदलीय पद्धति में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। अतः स्वतंत्र परिवर्त्य के रूप में राजनीतिक दल विचारधारा कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार न्यायोचित समाज की स्थापना करने के लिए समाज व सरकार दोनों का ही नियंत्रक, निर्देशक व निरीक्षक रहता है। इस रूप में दल की भूमिका निम्न प्रकार की रहती है। 1. समाज व सरकार दोनों का निर्देशन करना व उन पर नियंत्रण रखना। 2. विचारधारा के अनुसार संपूर्ण संस्थापक व्यवस्थाओं को ढालना। 3. कार्यक्रम की क्रियान्विति में आने वाली सभी प्रक्रियात्मक व संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना। स्वतंत्र परिवर्त्य के रूप में राजनीतिक दल सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त रहता है तथा समाज व्यवस्था व शासन तंत्र को पूरी तरह से नियंत्रित व निर्देशित करना है। इस रूप में इसकी भूमिका सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में ही संभव है। विभिन्न परिवों के रूप में राजनीतिक दलों की भूमिका के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दल अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 4. नेताओं की भर्ती व चयन। हर राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न सरकारी पदों के नेतृत्वकर्ताओं की भर्ती व चयन की व्यवस्था करनी होती है। राजनीतिक दल प्रतियोगी चुनावों में विभिन्न प्रत्याशियों के रूप में मतदाता के सामने अनेक विकल्प प्रस्तुत कर कार्य संभव बनाते हैं। सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं में भी नेताओं का चयन करना ही होता है और यह कार्य राजनीतिक दल ही करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल असंख्य लोगों में से कुछ के विकल्प प्रस्तुत करके एक का चयन संभव बनाते हैं। 5. नीतियों व कार्यक्रमों का उत्पादन। राजनीतिक व्यवस्था में दल ही नीतियों व कार्यक्रमों के उत्पादनकर्ता होते हैं। राजनीतिक दल चुनावों में मुद्दे पेश करके नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माता बन जाते हैं। चुनावी प्रतियोगिता में जनता के सामने अनेक नीति विकल्प प्रस्तुत हो जाते हैं, जिनमें से एक का चयन करके समाज की नीति का निश्चय करना व्यावहारिक हो जाता है। सरकारों को क्या करना है, किस दिशा में समाज को ले जाना है, ये सब राजनीतिक दल जनता से तय कराने के लिए अनेक विकल्पी कार्यक्रम प्रस्तुत करने का साधन होते हैं। 6. सरकार का नियंत्रण व समन्वय। राजनीतिक दलों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शासन अंगों में समन्वय व सरकार के नियंत्रण का है। दल सरकार के निर्माण में अनेक प्रकार से सहायक होते हैं। वे शासन के लिए योग्य व्यक्तियों को चुनते व प्रशिक्षित करते हैं, को जागृत करके सरकार पर प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था लागू करते हैं। संगठनात्मक व प्रेरणात्मक गतिविधियों द्वारा शासक वर्ग के लिए समर्थन जुटाते हैं और जनमत को जागृत करके सरकार पर प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था लागू करते हैं। 7. सत्ता का वैचीकरण। शासक सत्ता का उपयोग करने का औचित्य रखते हैं या नहीं, इसकी जांच का एक माध्यम नियतकालिक निर्वाचन होते हैं। परंतु 2 चुनावों के अंतराल में शासकों की सत्ता वास्तविक वैधता रखती है या नहीं, इसकी संस्थात्मक व्यवस्था की विधानमंडल के माध्यम से परख नहीं हो पाती है। इस कार्य को जनता की तरफ से राजनीतिक दल करते हैं। ये नेताओं की भर्ती व अदला बदली के लिए संरचनात्मक प्रक्रियाएं जुटाने के साथ साथ सत्ता के वैधीकरण की व्यवस्था भी करते हैं। 8. समाज का एकीकरण। राजनीतिक दल समूह मांगों की संतुष्टि और सामंजस्य के द्वारा एक सी मान्यताएं या विचारधारा उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियों का शासन होता रहता है। इससे समाज का एकीकरण होता है, समाज में एकता व ठोसता स्थापित होती है। 9. सरकार व जनता की संपर्क कड़ी। राजनीतिक दलों का एक कार्य सरकार तथा जनता के बीच संपर्क स्थापित करना है। वे निर्वाचक समूह को जानकारी प्रदान करने, प्रशिक्षित करने और सक्रिय बनाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत निष्क्रिय लोगों से संपर्क रखने और विभिन्न नौकरियों के प्रति उनमें सजगता उत्पन्न करने व उनसे उन नीतियों का समर्थन पाने के लिए वे जनसंपर्क माध्यमों तथा स्थानीय संगठनों का प्रयोग करते हैं। वे जनता को क्रियाशील बनाने का प्रयत्न करते हैं।
वे जनता की मांगों को सरकार तथा सरकार के निर्णयों को जनता तक ले जाते हैं। इस तरह दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। 10. आधुनिकीकरण का उपकरण। राजनीतिक दल आधुनिकीकरण के उपकरण के रूप में हर राजनीतिक समाज में सक्रिय रहते हैं। ला पालोम्ब्रा तथा माइस वीनर के द्वारा दलों के इस कार्य के संबंध में ठीक ही कहा गया है। राजनीतिक दलों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे और उनकी सरकारें राजनीतिक विकास के संकट का सामना करने में कहां तक सफल रहती हैं। 11. जन संचालन व सौदेबाजी। हर जगह राजनीतिक दल जन संचालन का कार्य करते हैं। एकदलीय प्रणालियों में तो जन संचालन लोक प्रशासन के अनिवार्य अंग के रूप में ही व्यवस्थित रहता है। इन व्यवस्थाओं में जन संचालन जनता तथा दल के सदस्यों को अनुशासित रखने के एक पहलू के रूप में देखा जाता है। सरकार विभिन्न मांगों का संसाधन करती है और उनकी क्रियान्विति के निर्णय लेती है। सरकार द्वारा मांगों के संसाधन के समय राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार लेन देन की सौदेबाजी करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर राजनीतिक दलों के भिन्न भिन्न वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्रमुख वर्गीकरण और उसके आधार निम्नलिखित हैं। 1. संगठन के आधार। मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दल के संगठन के आधार पर समस्त राजनीतिक दलों को इन 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। 1. लोकतांत्रिक राजनीतिक दल, 2. फैशिस्ट राजनीतिक दल एवं 3. साम्यवादी राजनीतिक दल। मॉरिस डुवर्जर के मतानुसार किसी राजनीतिक दल के संगठन और कार्य कारण का आनुभविक परीक्षण उनके कई आंतरिक वृत्तों की भूमिका को स्पष्ट करता है जो काकस, सेल, शाखाएं, सेना आदि कहलाते हैं। इनकी सार्थक भूमिका ही राजनीतिक दल के लोकतानी, फैशिस्ट और साम्यवादी प्रकार के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। 11. सदस्यता के आधार पर। राजनीतिक दल में सदस्यता के आधार पर गुर्जर ने इनके 2 प्रकार बताए हैं, असमवर्ग दल और बहुजन दल। असमवर्ग दल यह उन प्रमुख सदस्यों का समूह है जो राजनीतिक दल की संरचना है। ये चयन के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसकी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण प्रमुख व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ गुणवत्ता सब में अधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, चुनाव लेने की तकनीक में उसकी विशेष योग्यता और संगठन के लिए वित्तीय साधन जुटाने में उनकी शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे लोग पार्टी के लिए एक प्रकार का संवर्ग बनाते हैं जिनका चुनाव के समय समर्थन अवश्य प्राप्त होता है। इस संदर्भ में साम्यवादी दलों का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसका मजदूरों और किसानों के संगठनों के प्रमुख लोगों में अपना संवर्ग होता है। बहुजन दल संवर्ग दल से भिन्न। जन दल वह दल है जो निर्वाचन के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिससे सार्वजनिक वैधता का हक पाया जा सके। इसकी सदस्यता पर कोई बंधन नहीं होता और यह हर उस व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है जो इसकी बुनियादी नीति को समर्थन प्रदान करता है। इसके वित्त का स्रोत नियमित तौर से चंदा है और इसके सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इसकी गतिविधि की परिचायक है। 3. दलों के उदय एवं विकास के आधार पर। विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों के उदय और विकास की दृष्टि से डुवर्जर ने दलों के 2 प्रकार बताए हैं, 1. आंतरिक दल और 2. बाह्य दल। 1. आंतरिक दल। आंतरिक दल प्रणाली का मामला विशेषतया पश्चिमी जगत के देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रवृत्ति की वृद्धि की अनुक्रिया में उसके उदय और विकास का द्योतक है। डुवर्जर के मतानुसार आंतरिक ढंग से बनाई गई राजनीतिक पार्टी वह है जो स्वयं विधायकों के कार्यकलापों से उत्पन्न होती है। ला पालोम्ब्रा के शब्दों में, जहां स्थानीय संगठन और स्थानीय संसदीय संबंध उन लोगों के उपक्रम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं जो पहले से ही विधायिका में हैं या जो राष्ट्रीय सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं, जो राजनीतिक दलों के बारे में बोल सकते हैं, वे आंतरिक तौर से बनाई गई पार्टियां सत्ताधारी दल के लिए एक प्रकार से चुनौतियां पेश करती हैं और प्रतिनिधित्व की मांग करती है। प्रायः विस्तृत मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा, राष्ट्रवादी तथा उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने इसी प्रकार के राजनीतिक दलों का विकास किया है। इंग्लैंड, फ्रांस, भारत के राजनीतिक दल इसी श्रेणी में आते हैं। 2. बाह्य राजनीतिक दल। बाहर से बने राजनीतिक दल वे हैं जो किसी क्रांतिकारी उद्देश्य को पूरा करने और उसका विकास करने या किसी हित की धार्मिक, सांप्रदायिक व आर्थिक रक्षा करने या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए अस्तित्व में आए। पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी व अन्य साम्यवादी देशों के साम्यवादी दल, हॉलैंड में एंटी रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ द काल्विनिस्ट्स और भारत में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक व धार्मिक उद्देश्य की दृष्टि से अस्तित्व में आए। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाहर से बनाई गई पार्टी व शाखाएं, सेना आदि कहलाते हैं। इनकी सार्थक भूमिका ही राजनीतिक दल के लोकतानी, फैशिस्ट और साम्यवादी प्रकार के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। 11. सदस्यता के आधार पर। राजनीतिक दल में सदस्यता के आधार पर गुर्जर ने इनके 2 प्रकार बताए हैं, असमवर्ग दल और बहुजन दल।
संवर्ग दल यह उन प्रमुख सदस्यों का समूह है जो राजनीतिक दल की संरचना है। ये चयन के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसकी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण प्रमुख व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ गुणवत्ता सब में अधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, चुनाव लेने की तकनीक में उसकी विशेष योग्यता और संगठन के लिए वित्तीय साधन जुटाने में उनकी शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे लोग पार्टी के लिए एक प्रकार का संवर्ग बनाते हैं जिनका चुनाव के समय समर्थन अवश्य प्राप्त होता है। इस संदर्भ में साम्यवादी दलों का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसका मजदूरों और किसानों के संगठनों के प्रमुख लोगों में अपना संवर्ग होता है। जन दल संवर्ग दल से भिन्न, जन दल वह दल है जो निर्वाचन के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिससे सार्वजनिक वैधता का हक पाया जा सके। इसकी सदस्यता पर कोई बंधन नहीं होता और यह हर उस व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है जो इसकी बुनियादी नीति को समर्थन प्रदान करता है। इसके वित्त का स्रोत नियमित तौर से चंदा है और इसके सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इसकी गतिविधि की परिचायक है। 3. दलों के उदय एवं विकास के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों के उदय और विकास की दृष्टि से डुवर्जन ने दलों के दो प्रकार बताए हैं, 1 आंतरिक दल और 2 बाह्य दल। 1. आंतरिक दल प्रणाली का मामला विशेषतया पश्चिमी जगत के देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रवृत्ति की वृद्धि की अनुक्रिया में उसके उदय और विकास का द्योतक है। डुवर्जा के मतानुसार आंतरिक ढंग से बनाई गई राजनीतिक पार्टी वह है जो स्वयं विधायकों के कार्यकलापों से उत्पन्न होती है। ला पालोम्ब्रा के शब्दों में, जहां स्थानीय संगठन और स्थानीय संसदीय संबंध उन लोगों के उपक्रम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं जो पहले से ही विधायिका में हैं या जो राष्ट्रीय सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं, जो राजनीतिक दलों के बारे में बोल सकते हैं, वे आंतरिक तौर से बनाई गई पार्टियां सत्ताधारी दल के लिए एक प्रकार से चुनौतियां पेश करती हैं और प्रतिनिधित्व की मांग करती है। प्रायः विस्तृत मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा, राष्ट्रवादी तथा उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने इसी प्रकार के राजनीतिक दलों का विकास किया है। इंग्लैंड, फ्रांस, भारत के राजनीतिक दल इसी श्रेणी में आते हैं। 2. बाह्य राजनीतिक दल बाहर से बने राजनीतिक दल वे हैं जो किसी क्रांतिकारी उद्देश्य को पूरा करने और उसका विकास करने या किसी हित की धार्मिक, सांप्रदायिक व आर्थिक रक्षा करने या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए अस्तित्व में आए। पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी व अन्य साम्यवादी देशों के साम्यवादी दल, हॉलैंड में एंटी रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ द काल्विनिस्ट्स और भारत में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक व धार्मिक उद्देश्य की दृष्टि से अस्तित्व में आए। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाहर से बनाई गई पार्टी वह होती है जो विधानमंडल के बाहर पैदा होती है और जो आवश्यक रूप से सत्तारूढ़ गुट के लिए एक चुनौती बन जाती है एवं उनका प्रतिनिधित्व शक्तिशाली होता है। आंतरिक व बाह्य दलों में अंतर। डुवर्जन ने आंतरिक और बाह्य राजनीतिक दलों के अंतर को निम्न 3 आधारों पर स्पष्ट किया है। आंतरिक दलों का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है और बाह्य दलों का विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। आंतरिक दलों की स्थिति में स्थानीय इकाई व्याप्त होकर राष्ट्रीय संगठन बन जाते हैं और बाह्य दलों की स्थिति में व्यापक इकाई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होती है। आंतरिक दलों के साथ पहले से ही मौजूद एक संगठन होता है जो उनके आधार पर सभी दलों को बांधता है। बाह्य दलों को ऐसे सारे बंधन तैयार करने पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त और कोई आरंभिक बिंदु नहीं होता है कि एक संसद के भीतर कुछ प्रतिनिधियों का सहअस्तित्व है। आंतरिक दल में दल के संगठन और नीति पर संसदीय गुटों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। नेतृत्व के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। डुवर्जन ने माइकल्स की धारणाओं का अनुसरण करते हुए दलों के 2 प्रकार बताए हैं, क लोकतंत्रवादी दल और ख सर्वाधिकारवादी दल। संख्या के आधार पर दलों की संख्या के आधार पर डुवर्जन ने दलों को 3 प्रकारों में विभाजित किया है, 1 एक दल प्रणाली, 2 दल प्रणाली और 3 बहुदल प्रणाली। एक दल प्रणाली वह है जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता या तो है ही नहीं या बहुत प्रभावी नहीं है। इसके भी 3 प्रमुख प्रकार हो सकते हैं, एकाधिकारवादी एक दल प्रणाली, प्राधिकारवादी एक दल प्रणाली एवं व्यवहारवादी एकाधिकारी एक दल प्रणाली। एकाधिकारी दल प्रणाली वह होती है जहां राजनीतिक सत्ता एक ही दल द्वारा धारण की जाती है। इसमें किसी भी दूसरे दल के अस्तित्व को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारवादी एकाधिकारी दल प्रणाली वह होती है जहां विचारधारा की कसौटी कमजोर व गैर सर्ववादी होती है। इसमें जबरदस्ती की मात्रा मध्यम दर्जे की होती है। विभिन्न समूहों को स्वायत्तता भी प्रदान की जाती है। व्यवहारवादी एक दल प्रणाली वह होती है जहां विचारधारा की भूमिका बहुत न्यून होती है और जबरदस्ती की मात्रा अधिक होती है। सार्वभौम दल प्रणाली सॉर्टोरी द्वारा उल्लेखित इस प्रणाली में इस दलीय प्रणाली में दलों के अस्तित्व को बनाए रखने की अनुमति दी जाती है,
लेकिन इसमें दल की गणना अन्य के मुकाबले में सर्वाधिक होती है। सार्वभौम एकदल प्रणाली दो प्रकार की होती है, क विचारात्मक एवं ख आनुभविक। एकल दलीय प्रभुत्व वाली एक दलीय प्रणाली का तीसरा प्रकार वह है जिसमें एक मुख्य दल का वर्चस्व पाया जाता है। ये प्रमुख पार्टी अन्य दलों से बहुत आगे होती है। ये दल अन्य दलों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। दो दल प्रणाली सॉर्टोरी के अनुसार दो दल प्रणाली वह है जहां अन्य दलों की उपस्थिति दोनों दलों की भूमिका पर प्रभाव नहीं डालती। दो दल पूर्ण बहुमत के लिए प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है। एक दल सत्ता में व दूसरा विपक्ष में होता है। सत्ता की प्राप्ति हेतु व सत्ता को बनाए रखने के प्रयास दोनों दलों द्वारा किए जाते हैं। 3. बहुदलीय प्रणाली यह वह प्रणाली होती है जहां दल अत्यधिक छोटे होते हैं। कोई भी दल इस स्थिति में नहीं होता जो अन्य किसी दल की भूमिका को प्रभावित कर सके। प्रायः यहां मिली जुली व्यवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। बहुदलीय प्रणाली के निम्नलिखित दो रूप स्पष्ट होते हैं। स्थायी बहुत से दल सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष करते हैं किंतु राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायी बनाने की सीमा तक कोई संघर्ष नहीं होता, जैसे स्विट्जरलैंड की बहुदलीय प्रणाली। अस्थायी राजनीतिक दल सत्ता के लिए संघर्ष कर राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायी बनाते हैं, यथा फ्रांस की दलीय व्यवस्था। दबाव समूह का अर्थ तथा परिभाषाएं। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव तथा हित समूहों का विशिष्ट महत्व है। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता रहा है। व्यक्तियों के ऐसे समूहों को दबाव समूह कहा जाता है कि अनेक राज्यों में स्त्री पुरुषों के कुछ ऐसे समूह पाए जाते हैं जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। सभी संगठन दबाव समूह नहीं होते और न ही हित समूह दबाव समूह होते हैं। हर राष्ट्र में अनेक हित समूह होते हैं, परंतु जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो दबाव समूह बन जाते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा भारतीय किसान यूनियन आदि दबाव समूहों के उदाहरण हैं। परिभाषाएं। मैकाइवर के शब्दों में दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का जोड़ है जो दबाव के दांव पेचों का प्रयोग करता है। एच. जिगला के अनुसार अपनी पुस्तक इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है: संगठित समूह जो अपने सदस्यों को अनौपचारिक ढंग से सरकारी पदों पर नियुक्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी निर्णयों के संदर्भ को प्रभावित करना चाहता है। मायरन वीना के मतानुसार हित या दबाव गुटों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण तथा सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। हेनरी ए. टना के शब्दों में दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति के चरण को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के समान दबाव समूहों के अस्तित्व को भी अनिवार्य मान लिया गया है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। 1. संगठन की दृष्टि से राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं जबकि दबाव समूह असंगठित तथा गैर राजनीतिक होते हैं। 2. आकार एवं सदस्यता की दृष्टि से दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है जबकि राजनीतिक दल की सदस्य संख्या लाखों अथवा करोड़ों में होती है। इस अंतर के कारण दबाव समूह की तुलना में राजनीतिक दल का आकार काफी बड़ा होता है। सदस्यता की दृष्टि से कोई एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता जबकि दबाव समूह का बन सकता है। 3. उद्देश्य कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम की दृष्टि से राजनीतिक दल का उद्देश्य संपूर्ण सार्वजनिक हितों की प्राप्ति व रक्षा है, जिसे हम राष्ट्रहित की रक्षा एवं वृद्धि कह सकते हैं। इसके कार्यक्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन आता है, इसलिए इसका कार्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत होता है, जबकि दबाव समूह का निर्माण किसी वर्गीय समूह के हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए होता है, अतः इसका उद्देश्य अत्यंत सीमित एवं संकीर्ण होता है। इस उद्देश्य के अनुसार ही दबाव समूह का कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्रम भी सीमित प्रकृति का होता है। 4. सत्ता प्राप्ति की दृष्टि से राजनीतिक दल शासन सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार चाहते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की नीति में विश्वास नहीं करते हैं। 5. साधनों की दृष्टि से राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक साधनों के साथ ही असंवैधानिक साधन भी अपनाते हैं।
6. क्रियाशीलता की दृष्टि से राजनीतिक दल सदैव क्रियाशील रहता है, जबकि दबाव समूह अपने हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए ही क्रियाशील रहता है। उपरोक्त अंतरों के बावजूद राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में एक आधारभूत एकता भी पाई जाती है। वे दोनों ही लोकतंत्र में शासन की विभिन्न संस्थाओं की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और वर्तमान काल में इन दोनों को ही लोकतांत्रिक शासन का अनिवार्य अंग माना जाने लगा है। वर्तमान काल में दबाव समूहों का महत्व। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग बन गए हैं। किसी राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भूमिका रचनात्मक तो किसी अन्य व्यवस्था में ध्वंसात्मक हो सकती है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में परिवर्तन के अनुसार दबाव समूहों की राजनीति में भी परिवर्तन आते रहते हैं, परंतु आधुनिक समाज में व्यक्ति एक पृथक इकाई के रूप में रहने में असमर्थ होने के कारण निरंतर समूहों में ही रहेगा तथा दबाव समूहों का महत्व बढ़ता जाएगा। राजनीतिक विकास के साथ ही साथ दबाव समूहों की प्रकृति, गतिविधियों तथा कार्यशैली में सुनिश्चितता आती जाएगी। आंग्ल अमरीकी राजनीतिक संस्कृतियों में भी प्रदर्शनात्मक तथा अभिवृत्तात्मक दबाव समूहों की बाढ़ इस बात की पुष्टि करती है कि दबाव समूह राजनीति की दिशाएं शायद अभी भी अनिश्चित है। सेनाओं का हर राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के रूप में सक्रिय होना दबाव समूह राजनीति के नए आयामों का संकेतक कहा जा सकता है। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक दलों के सहयोगी के रूप में दबाव समूहों का महत्व बढ़ता जाएगा। अतः दबाव समूह राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण साधन होने के कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रमुख प्रेरक बने रहेंगे। विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों के बारे में यही कहा जा सकता है कि इनकी संख्या में वृद्धि होगी तथा सभी प्रकार के दबाव समूह विद्यमान रहेंगे।